गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी गद्य के तहत अब तक ममता पाठ का अध्ययन कर रहे थे। पिछले टर्न से हमारा ममता पाठ पूरा हुआ। आज एक नया पाठ पढ़ेंगे, भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति के बारे में हम लोग जानेंगे कैसी है हमारी ये भारतीय संस्कृति, और इसे लिखने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं, जिनके जीवन काल की यदि चर्चा की जाए तो जन्म हुआ 1884 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1963 ईस्वी में। ये आपके पास सब लिखा हुआ है। हम थोड़ी सी इनकी रचनाओं पर चर्चा कर लें। इनकी रचनाएं हाई स्कूल में कई बार पूछी गई और आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इनकी रचनाओं पर चर्चा करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी पहली रचना है मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा जो 1946 ईस्वी में, यानी आज़ादी से एक वर्ष पूर्व ही इन्होंने लिखी थी। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। दूसरी आई थी इनकी बापू के कदमों में 1954 ईस्वी में, और तीसरी आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये रचना जो पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड ये किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। यात्रा वृत्तांत में इनकी एक रचना बड़ी प्रसिद्ध है, मेरी यूरोप यात्रा। कौन सी? मेरी यूरोप यात्रा। इससे मिलती जुलती राहुल संकृत्यायन जी की दो रचनाएं हैं, उन्हें ध्यान रखिएगा। राहुल संकृत्यायन जी ने भी ऐसे ही लिखा था जैसे राजेंद्र प्रसाद ने लिखा मेरी यूरोप यात्रा, वैसे ही राहुल संकृत्यायन जी ने लिखा था मेरी तिब्बत यात्रा, और दूसरी लिखी थी मेरी लद्दाख यात्रा। ये दो रचनाएं राहुल संकृत्यायन जी की हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है मेरी यूरोप यात्रा। तो कंफ्यूजन दूर कर लेंगे इससे। और एक रचना और प्रमुख है इनकी, चंपारण में महात्मा गांधी। चंपारण में महात्मा गांधी। तो ये रचनाएं हैं, रचनाओं पर विशेष ध्यान देंगे। अब सीधे हम लोग पाठ पर आते हैं। संकेत हमने डाल दिया है, संदर्भ में आप लोग लिख चुके हैं, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। अगर इस पाठ से कोई पैराग्राफ आता है तो लिखेंगे कैसे? प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कौन से पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब व्याख्या की बात कर ली जाए। क्या कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने हमारी भारतीय संस्कृति को लेकर के? सबसे पहले जान लें संस्कृति है क्या। कोई भी आपसे पूछे कि संस्कृति किसे कहते हैं तो समझने का प्रयास कीजिएगा। हमें हमारे पूर्वजों से जो रहन सहन, खान पान, रीतो रिवाज प्राप्त होते चले जाते हैं, यही हमारी संस्कृति कहलाती है। अब हम पाठ पर चर्चा करेंगे। क्या लिखा है? कोई विदेशी जो भारत से बिल्कुल अपरिचित हो, विदेशी जो अपने देश का ना हो, दूसरे देश का हो, अपरिचित जानकार ना हो, बिल्कुल परिचित ना हो, एक छोर से, छोर माने किनारा, एक छोर से दूसरे छोर तक सफर करे तो उसको इस देश में इतनी विभिन्नताएं देखने में आएंगी कि वह कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बताते हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आए जो इस भारत से बिल्कुल अनजान हो, इसके बारे में ना जानता हो, और ऐसा व्यक्ति देश के एक कोने से चल करके दूसरे कोने तक सफर करे तो उसे इस भारतवर्ष के अंदर ऐसी विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी, वो चाहे प्राकृतिक हो, चाहे
सामाजिक हो, चाहे रीतो रिवाज से संबंधित हो, खान पान से संबंधित हो, वेशभूषा से संबंधित हो, तापमान से संबंधित हो, मौसम से संबंधित हो, इतनी विभिन्नताएं देखने को मिल जाएंगी कि वह अनायास ही कह उठेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह है। और आगे क्या कहा, ऐसी विभिन्नताएं मिलेंगी जो एक दूसरों से बहुत बातों में और विशेषकर ऐसी बातों में जो आसानी से आंखों के सामने आती हैं, बिल्कुल भिन्न है। दूसरी बात यहाँ बताई कि एक बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं जो हमें आसानी से, जिनको हम आसानी से अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसी विभिन्नताएं हमें देखने को मिल जाएंगी। प्राकृतिक, पहली बात उन्होंने बताई प्राकृतिक भिन्नता, जो हमें प्रकृति प्रदत्त होती है। पेड़ पौधे, पठार, जमीन, हवा, ये सब क्या है, प्राकृतिक चीजें हैं। तो प्राकृतिक भिन्नताओं की पहली बात क्या कहा, प्राकृतिक विभिन्नताएं भी इतनी और इतने प्रकार की और इतनी गहरी नजर आएंगी जो किसी भी एक महाद्वीप के अंदर नजर आ सकती है। महाद्वीप, हमारे पूरे वर्ल्ड में 7 महाद्वीप हैं और महाद्वीपों के अंदर बहुत सारे देश होते हैं। तो क्या कहा कि प्राकृतिक भिन्नताएं जो भारत के अंदर हैं, प्राकृतिक विभिन्नताएं जो भारत के अंदर हैं, जितनी विभिन्नताएं भारत के अंदर पाई जाएंगी और इतनी गहरी विभिन्नताएं हैं जो किसी एक महाद्वीप के अंदर पाई जाती हैं। ये तो हमारा एक देश है, लेकिन इस देश के अंदर प्राकृतिक इतनी विभिन्नताएं पाई जाती हैं कि इतनी विभिन्नताएं हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, किसी एक महाद्वीप के अंदर देखने को मिलती हैं। क्या क्या विभिन्नताएं हैं, हिमालय की बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ एक छोर पर मिलेंगी और जैसे जैसे वह दक्षिण की ओर बढ़ेगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र से प्लावित समतलों को छोड़कर फिर विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, नीलगिरी और नीलगिरी की श्रेणियों के बीच समतल हिस्से रंग बिरंगे देखने में आएंगे। प्राकृतिक भिन्नता में बताया कि यदि उत्तर से कोई व्यक्ति चलना शुरू करे तो सर्वप्रथम उसे बर्फ से ढकी हुई पहाड़ियाँ मिलेंगी। उसके और आगे चलकर आता है तो जो हमारा मैदानी भाग आता है, जो नदियों से प्लावित है, जहाँ नदियाँ बहती रहती हैं, उससे और आगे जाएगा तो विंध्य, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलेंगी जो पेड़ पौधों और रंग बिरंगे फूलों से भरी रहती हैं। पश्चिम से पूर्व तक जाने में भी इसकी विभिन्नताएं देखने को मिलेगी। उत्तर से दक्षिण ही नहीं, यदि वह व्यक्ति पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की यात्रा करे तब भी उसे ऐसी विभिन्नताएं ही देखने को मिल जाएंगी। हिमालय की सर्दी के साथ साथ जो साल में कभी भी मनुष्य को गर्म कपड़ों और आग से छुटकारा नहीं देती। दूसरी बात, तापमान को, मौसम को लेकर के कहा कि एक तरफ हिमालय है जहां हमेशा सर्द हवाएं चलती रहती हैं, ऐसी सर्द हवाएं जो हमें 12 महीने हर समय क्या करती हैं, ठंडक प्रदान करती हैं और गर्म कपड़ों से हमें राहत, छुटकारा नहीं लेने देती हैं। समतल प्रांतों की जलती हुई लू और कन्याकुमारी का वह सुखद मौसम जिसमें न कभी सर्दी होती है और न कभी गर्मी देखने को मिलेगा। मध्य भारत में आते हैं तो इतनी गर्म लू मिलती है कि हमें कुछ क्षण भी बाहर रहने में परेशानी होती है। वहीं हम कन्याकुमारी की ओर बढ़ जाते हैं तो वहाँ का ऐसा सुखद मौसम मिलता है जो हर समय एक समान बना रहता है। अगर असम की पहाड़ियों में, अब वर्षा को लेकर के कहा कि अगर हम बर्फ की पहाड़ियों की ओर चले, असम की ओर चले जाएं तो वहाँ इतनी वर्षा होती है कि लगभग 300-400 इंच से ज़्यादा वर्षा हो जाती है। और जैसलमेर, राजस्थान की तरफ चले जाएं तो वहाँ इतनी कम वर्षा दिखाई देती है
कि साल में 3-4 इंच ही वर्षा होती है। तो वर्षा को लेकर के कितनी विभिन्नता यहाँ हमें हमारे देश में देखने को मिल जाती है। और विभिन्नताएं क्या हैं? उन्होंने बताया ऐसा कोई फल नहीं, ऐसा कोई अन्न नहीं जो यहाँ उत्पन्न न किया जाता हो, ऐसा कोई फल नहीं जो यहाँ पैदा न किया जाता। उन्होंने कहा इतनी विभिन्नता की हर प्रकार की चीजें यहाँ पर पैदा, हर प्रकार के अन्न यहाँ पैदा होते हैं, हर प्रकार के फल यहाँ पैदा होते हैं। और यहाँ के फैले हुए जो विशाल जंगल हैं वहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। इस सिद्धांत को देखना हो कि आबो हवा का असर इंसान के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, शरीर और मस्तिष्क पर पड़ता है, तो इसका जीता जागता सबूत भारत में बसने वाले भिन्न भिन्न प्रांत के लोग देते हैं। इसी तरह मुख्य भाषाएं भी कई प्रचलित और बोलियों की तो कोई गिनती नहीं, क्योंकि यहाँ एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। दूसरी बात ये बताई कि अगर हमें वातावरण का प्रभाव देखना है कि किसी की खान पान, रहन सहन और शरीर, वेशभूषा, कद काठी में किस प्रकार से पड़ता है, तो इसका जीता जागता उदाहरण उस व्यक्ति को भारत के अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर भाषाएं तो कुछ ही प्रचलित हैं, कई प्रकार की भाषाएं प्रचलित हैं, लेकिन बोलियां इतनी ज्यादा प्रचलित हैं कि उनकी गणना ही नहीं की जा सकती है। कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। एक कहावत यहाँ बोलियों को लेकर के बहुत ही प्रचलित है कि अगर 1 कोस के अंतर पर चले जाते हैं तो यहाँ पानी का स्वाद बदल जाता है, और यदि 4 कोस की दूरी तय कर लेते हैं तो हमारी बोली बदल जाती है। तो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।